चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने का, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1। हर चैप्टर को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। उसी हिसाब से चैप्टर 3 को भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 कौन से पार्ट है? पहले पार्ट में एग्रीकल्चर इनकम है, सेकेंड पार्ट में 10AA SEZ का डिडक्शन है, और थर्ड पार्ट में जो मिसलेनियस डिडक्शन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन लेक्चर है। अगर आपको फुल क्लास चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। पहला कंसेप्ट ये है कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो देखो, जो एग्जेम्पशन होता है वो टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है, वो टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है। ये चैप्टर का नाम अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं दिया है। अगर चैप्टर 3 का नाम देखोगे तो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट इनकम ही मतलब होता है, मतलब ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। टोटल इनकम में 5 हेड की इनकम आती है, सेट ऑफ क्लबिंग वगैरह आता है, डिडक्शन लेस होता है, तो वो टोटल इनकम बन जाएगा। तो ऐसी इनकम जो यहाँ पे आएगी ही नहीं, वो कौन सी होती है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है। एग्जेम्पशन कभी भी टोटल इनकम में आता ही नहीं है। वाइल जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन का क्या फंडा होता है, पहले वो ऊपर ऐड होगा। समझो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है तो ऊपर ऐड होगी, फिर नीचे लेस होगा डिडक्शन, करेक्ट है। एग्जम्पशन कभी आएगा ही नहीं, डिडक्शन पहले आएगा फिर रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। नीचे आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन इट विल रिड्यूस द टोटल इनकम। देखो, एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, पर दोनों के रास्ते अलग अलग है। दोनों का मकसद क्या है, आपका टोटल इनकम कम कर देना। आपका टोटल इनकम कम होगा तो क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स कम आएगा, आपके ऊपर टैक्स कम आएगा तो आपको गवर्नमेंट को कम जमा कराना पड़ेगा, आपके लिए बेनिफिट है। एक्चुअली लाइफ में आपका कुछ इनकम कम नहीं हो रहा है, सेम इनकम है, पर कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में वो इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये दोनों का सेम ही मकसद है, पर रास्ता अलग है। एग्जेम्प्ट इनकम ऊपर कभी आती ही नहीं है, डिडक्शन वाली इनकम पहले आती है, नीचे डिडक्शन मिलता है। 2 तरीके के डिडक्शन बेसिकली होते हैं, एक होता है हेडवाइज डिडक्शन और एक होता है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब GTI। एक तो क्या होता है, आपको हर हेड में डिडक्शन मिलता है, जैसे सैलरी में सेक्शन 16 में मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में 24 में मिलता है, PGBP में 30 से 37 मिलता है, कैपिटल गेन में 54 में मिलता है, और अदर सोर्सेज में 57 में मिलता है। पर ये वाला दूसरा वाला डिडक्शन क्या होता है, जो कि एक पूरा आपको पता है अलग चैप्टर है, आपका GTI जो आता है, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से सीधा क्या होता है, डिडक्शन लेस होता है सेक्शन 80C से लेके 80U तक। ये कौन सा होता है, चैप्टर 6A वाला डिडक्शन होता है। फिर जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो, एग्रीकल्चर इनकम का चार्ट बड़ा ही सिंपल है, आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो, एग्रीकल्चर इनकम या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या वो कैपिटल नेचर का होगा, करेक्ट है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का होता है तो या तो वो इंडिया से होगा या वो फॉरेन से होगा। अगर इंडिया से रेवेन्यू नेचर, मतलब रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है, आपने कोई अपना प्रोडक्ट बेचा, आपने जगह रेंट पे दी, ये सब रेवेन्यू नेचर का इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे आएगा। अगर इंडिया से हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन से आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, करेक्ट है। अगर कैपिटल नेचर का है एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, आपने लैंड ही बेच दिया, करेक्ट है। एग्रीकल्चर जो लैंड था वो बेच दिया। अगर कैपिटल नेचर का आपका इनकम है तो 2 होगा, या तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा। जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट का पार्ट ही नहीं बनता, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो देखना पड़ेगा आगे कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है या क्या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में गया है या नॉर्मल सेल हुआ है, वो कैपिटल गेन्स में देखेंगे, करेक्ट है। हाँ जी सर।
तो एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर रेवेन्यू नेचर का है तो पूरा एग्जम्प्ट होगा, इंडिया से होना चाहिए, प्रोवाइडेड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम अगर कैपिटल नेचर का है तो मतलब क्या है, प्रॉफिट इन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर रूरल एरिया से हो रहा है तो नो कैपिटल गेन, मतलब नो टैक्स। अगर ये क्या है, अर्बन एरिया में है तो देखना पड़ेगा ये कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है या ये ट्रांसफर हो रहा है नॉर्मल केस में। अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो सच कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037, पर उसके लिए क्या है, एक दो कंडीशन है कि आपने और आपकी फैमिली ने वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ साल के लिए वो असेट क्या किया रहना चाहिए, यूज किया रहना चाहिए। इज इट सिंपल? यस सर। फिर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप जो एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हो, जैसे कल्टीवेशन हो गया, थ्रेशिंग हो गया, सैपलिंग हो गया, वो एग्रीकल्चर इनकम होता है। फिर नर्सरी का इनकम जो होता है वो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम होता है, क्लास में केस लॉ वगैरह कराया था। फिर बात करते हैं तीसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। अगर आप रेंट पे देते हो अपना एग्रीकल्चर लैंड तो जो रेंट का इनकम आता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है। और फिर अगर कोई फार्म हाउस वगैरह का इनकम है जो इमीजिएट विसिनिटी, क्लास में याद है ऐसा वर्ड बोला था, इमीडिएट विसिनिटी पे है तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। तो इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड थ्रू एग्रीकल्चर, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर, मतलब जो आपका काम है वही आप कर रहे हो एज एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। रेंट अगर आ रहा है या कैश में या काइंड में तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। कैश काइंड में कैसे आ सकता है सर? कैश में तो समझा पैसा आ गया, काइंड में समझो आपने कोई फसल उग गया, आपके पास पैसे नहीं है देने को, आपने वो फसल का 30% 40% क्रॉप का दे दिया तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम मान जाएगा। अगर आपका कोई फार्म बिल्डिंग है, वो फार्म बिल्डिंग को आपने रेंट पे दिया है तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, पर कंडीशन है ये इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और तीसरा ये अर्बन एरिया में सिचुएटेड होना चाहिए, जो या फिर लैंड रेवेन्यू के लिए असेस हो। लैंड और फार्म बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया शाल बी असेस टू लैंड रेवेन्यू, मतलब अगर अर्बन एरिया में वो लैंड या फार्म बिल्डिंग है तो वो क्या होना चाहिए, असेस होना चाहिए लैंड रेवेन्यू के हिसाब से। तो पहला तो देखो इमीडिएट विसिनिटी का मतलब क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है उससे चिपक के होना चाहिए। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, जैसे कि आपका वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए समझो यूज कर रहे हैं। और तीसरा अगर अर्बन एरिया में है तो लैंड रेवेन्यू से असेस होना चाहिए। चौथा कुछ नहीं है, नर्सरी का इनकम हमेशा एग्रीकल्चर इनकम होता है। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने केस लॉ वगैरह के एग्जाम्पल के साथ। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तारे लगाओ, जितने तारे लगा सकते हो उतने तारे लगाओ। समझो आपका काम क्या है, एग्रीकल्चर करना क्या है आपका काम है, एग्रीकल्चर करना आपका क्या है, काम है, करेक्ट है। हाँ जी सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, समझो मैं पोटैटो उगा रहा हूँ, फिर पोटैटो डायरेक्टली नहीं बेच रहा हूँ, या फिर मैं 50% पोटैटो बेचता हूँ और 50% इसकी क्या बनाता हूँ, चिप्स बनाता हूँ और वो बेचता हूँ। तो सर ये ना तो प्योरली एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना प्योरली बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि आधा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आधा मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स दिए हैं कि ये रूल हमने दे दिए हैं, ये रूल के हिसाब से ही आपका क्या होगा, अपॉर्चुनमेंट होगा। इससे अलावा ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं कि हम इतना बिजनेस करते हैं, इतना एग्रीकल्चर करते हैं। अगर आप चाय का, टी का ग्रोइंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उगाते हो और उसको मैन्युफैक्चर करते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम 60% होगा, बिजनेस इनकम 40% होगा, करेक्ट है। अगर आप कॉफ़ी को ग्रो करके क्योर करते हो तो 75% एग्रीकल्चर होगा, 25% बिजनेस होगा। अगर ग्रो करके, क्योर करके, रोस्ट करके, यहाँ पे ग्राउंडेड वर्ड लिख देना, ग्राउंडेड करते हो तो 60% एग्रीकल्चर होगा, 40% बिजनेस होगा। अगर आप रबर को ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो तो 65 क्या होगा, एग्रीकल्चर, 35 क्या होगा, बिजनेस। जो ज़्यादा वाला है वो हमेशा एग्रीकल्चर होगा, जो कम वाला है वो हमेशा बिजनेस होगा। इज इट क्लियर? तो 60 75 60 65। सबसे पहले टी के लिए 60-40 है। कॉफ़ी अगर ग्रो और क्योर किया है तो 75-25। अभी देखो ग्रो, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंड, मतलब बिजनेस का एक्टिविटी ज़्यादा हो गया तो बिजनेस का परसेंट बढ़ा दिया, 60-40 कर दिया। रबर सबसे अलग है तो 65-35।
बात करते हैं, ये 3 रूल 4 रूल हो गए, एक और एक्स्ट्रा रूल दिया है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। वो तो किसके लिए है, चाय कॉफ़ी रबर के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको देखना है क्या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो रॉ फॉर्म में बेचा है। रॉ फॉर्म का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपने पोटैटो के फॉर्म में ही बेच दिया है क्या, ये पहले बताओ। अगर पोटैटो को ही बेच दिया तो पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाएगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या कोई फर्दर प्रोसेसिंग की है, अगर की है तो ये देखो क्या वो फर्दर प्रोसेसिंग करना ज़रूरी था, कंपलसरी था। अगर कंपलसरी था तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। दूसरा क्या सवाल उठता है कि जो एग्रीकल्चर आपने प्रोसेसिंग किया है अलग से, वो ऑप्शनल था, मतलब ज़रूरी नहीं था। तो देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो ले लो, उसमें से कितना खर्चा लगा है वो रिड्यूस कर दो। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर इनकम, अभी पोटैटो बिक नहीं रहा है, पोटैटो कब बिकेगा, जब चिप्स बनेगा तब उसके बाद। तो अभी क्या करो, इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेस कर दो। और पीजीबीपी का इनकम क्या हो जाएगा, जो फिनिश प्रोडक्ट बिका है। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब जो चिप्स बिके हैं उसमें से जो ये ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो लेस कर लो, और कोई और कॉस्ट लगा है जैसे पैकेजिंग वगैरह का तो वो भी लेस कर दो। करेक्ट है। फिर नीचे कुछ नोट्स दिए हैं, बाइफर्केशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB और अदर पीजीबीपी के डिडक्शंस वगैरह जो भी है, तो वो पीजीबीपी में देखेंगे। और अगर कोई पार्टली बिजनेस या पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर डेप्रिशिएशन जो है वो पूरा मिलेगा। समझो 60-40 वाला इनकम है तो ऐसा नहीं कर सकते 40% पीजीबीपी है तो 40% डेप्रिशिएशन मिलेगा, डेप्रिशिएशन आपको पूरा मिल जाएगा। इज इट ओके? अभी एग्रीकल्चर इनकम के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर क्या इंपॉर्टेंट है जरा बताओ। अब गवर्नमेंट, मैंने चैप्टर 1 में क्या बोला था, चैप्टर 1 में मैंने ऐसा बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। ऐसा मैंने क्यों बोला था, बिकॉज ये जो पार्ट है ये यूनियन लिस्ट में नहीं कवर है, स्टेट लिस्ट में कवर है। और अगर स्टेट लिस्ट में कवर है तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, उसका पावर है बेसिकली। फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते पर हम इनडायरेक्टली लगाएंगे, उसका ही ये कंसेप्ट पार्शियल इंटीग्रेशन है। पार्शियल इंटीग्रेशन सबसे पहले ये समझो कि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई इनके लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, मोर देन 5,000 है तो ये एप्लीकेबल है। और दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है तो ही एप्लीकेबल है। 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले पर्सन वाइज कंडीशन है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आपको ये क्या मिलेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन आपके ऊपर लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए टैक्स कैसे निकालना है, सबसे पहले तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम मतलब टोटल इनकम जो है उसके ऊपर आप क्या कर दो, टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में क्या करो, बेसिक एग्जम्पशन का अमाउंट लो, उसको एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ के टैक्स निकाल दो। स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। और लास्ट में क्या कर दो, जो भी रिबेट मिल रहा है, सरचार्ज लग रहा है, सेस लग रहा है, वो ऐड करके क्या कर दो, टैक्स निकाल दो। सबसे पहले क्या करो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मतलब टोटल इनकम जो भी है उसके ऊपर टैक्स निकालो। उसके बाद क्या करो, बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालो। फिर क्या करो, स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। और लास्ट में क्या कर दो, रिबेट और हेल्थ एंड एजुकेशन से जो भी लग रहा है वो लगा दो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट आपका क्या होता है, खत्म होता है। अभी पार्ट 2 10AA पे या करते हैं या पार्ट 3 पहले, तो पहले पार्ट 3 से यहाँ पे जो पार्ट 2 दिया है उससे पहले हम पार्ट 3 कर लेते हैं। बिकॉज अगर किसी ने मेरी बुक नहीं ली है, वो मॉड्यूल से कर रहा है, तो वो मॉड्यूल के सीक्वेंस में होगा, दैट विल बी बेटर। अपनी बुक में पेज नंबर 23 पे आ जाओ। करेक्ट है। अदर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, मतलब देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(1) में, उसको छोड़ के अदर मिसलेनियस एग्जम्पशन बहुत सारे मॉड्यूल में दिए हैं। तो सबको मैंने यहाँ पे एक टेबल में क्या कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले सेक्शन 10(2) में अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF अपने मेंबर को क्या देता है, इनकम देता है आउट ऑफ फैमिली बिजनेस या इम्पेरिटेबल एसेट्स बिलोंगिंग टू फैमिली, तो वो
क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, वो ये मेंबर के हाथ में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट देता है तो वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इसके ऊपर पहले टैक्स भर चुका है, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इवन इफ टोटल इनकम ऑफ फर्म विल बी नील। करेक्ट है, हाँ जी सर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे रेम्यूनरेशन वगैरह की बात नहीं हुई है, वो पार्टनरशिप फर्म का अलग टैक्सेशन है, उसमें हम देख लेंगे। तीसरा, अगर समझो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब समझो फॉरेनर है, अब फॉरेनर नहीं मतलब इंडियन बंदा है, फॉरेन में समझो दुबई में काम करता है, पूरा टाइम वहीं रहता है, पर बहुत सारा पैसा कमाता है, तो वो अपने सेविंग अकाउंट में यहाँ पे क्या करता है, पैसा रखता है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहला वो NRE अकाउंट में होना चाहिए। एक और अकाउंट होता है जिसको NRO अकाउंट बोला जाता है, ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, उसमें डालोगे तो टैक्स लगेगा, एक्सटर्नल में डालोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। वो नॉन रेजिडेंट फेमा के हिसाब से होना चाहिए, ना कि इनकम टैक्स के हिसाब से, या फिर अगर वो RBI का परमिशन ले लेता है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी चल जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट भी मेंटेन है समझो अपनी वाइफ अपनी फैमिली के साथ, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, कोई MLA है, अगर उसको गवर्नमेंट से इनकम मिलता है जैसे डेली अलावेंसेस या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई मेंबर है शेड्यूल्ड ट्राइब का, मतलब कोई आदिवासी है, उसको इनकम मिलता है, एक्रू एंड अराइज होता है फ्रॉम एनी सोर्स स्पेसिफाइड इन बाय एरिया, ये एरिया जो स्पेसिफाइड किए हैं वहाँ से, या फिर उसको इनकम मिलता है डिविडेंड या फिर सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एरिया कौन कौन से है, एरिया बड़े ही सिंपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए हैं, अपने को याद नहीं करना। 2 मैट और N वाले स्टेट मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ये बेसिकली क्या है, इंडिया के राइट हैंड में है। करेक्ट हो, इंडिया का अगर मैप देखोगे तो ये राइट साइड में यहाँ पे क्या है, ये सब स्टेट है। उसके बीच में बहुत ही छोटा सा, जहाँ से असम स्टार्ट होता है वहाँ पे वो क्या है, बहुत ही छोटा सा लैंड मास है, जिसको चाइना या जो भी इंडिया के अपोज वाले हैं वो तोड़ने का ट्राई करते हैं कि ये सातों स्टेट अलग हो जाए। बेसिकली ऐसा सब पॉलिटिक्स में चलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये वाले स्टेट को बहुत ज़्यादा सुविधा देती है, टैक्स एक्सेम्पशन देती है, हर तरीके से कोशिश करती है सुविधा देने की। तो बस वही पर्पज़ है, इन डिटेल नहीं जाना। और लद्दाख रीजन, पहले लद्दाख का रीजन जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूड होता था, अभी उसको अलग ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। मतलब क्या है, अगर ये एरियाज़ का कोई बंदा शेड्यूल्ड ट्राइब है, मेंबर है, और कोई तरीके की इनकम अर्न करता है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर अगर कोई सिक्किम का इंडिविजुअल है, वो सेम इनकम ऊपर वाली अर्न करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट कोई सिक्किम की वुमेन नॉन सिक्किम से क्या करती है, शादी कर लेती है, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अब आप बोलोगे ये फेमिनिज्म के खिलाफ है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिक्किम देखोगे तो एकदम चाइना के बॉर्डर पे है, मतलब चाइना के बॉर्डर तो पता नहीं, इंडिया का लास्ट स्टेट है। करेक्ट है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि इंडिया को ऑब्वियस ही बात है, अटैक वगैरह करेंगे तो बॉर्डर से ही होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर वहाँ से कोई नॉन सिक्किम में मतलब कोई दूसरे स्टेट में करता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर असेसी अगर क्या करता है, टी का मैन्युफैक्चरिंग करता है या ग्रोइंग करता है थ्रू टी बोर्ड, जैसे CBDT एक बोर्ड है वैसे ही टी बोर्ड बनाया हुआ है, और आपका बिजनेस का इनकम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको सब्सिडी मिला है एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके साथ आप अपना रिटर्न सर्टिफिकेट टी बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेते आते हो, और वो रिटर्न में क्या कर देते हो, फर्निश कर देते हो असेसिंग ऑफिसर को विद इन असेसमेंट ईयर, या फिर जो भी टाइम आपको असेसिंग ऑफिसर देता है। लास्ट क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल है या उसकी फैमिली है जिसको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, या टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय, या फिर देखो मतलब क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट है, वो क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। किसको पेंशन दे रही है, या तो पेंशन दे रही है अपने एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को, या फिर पेंशन दे रही है कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर को। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, जिसने देश के लिए कोई महान काम किया है उनको क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। तो ये पेंशन जो इनको मिल रही है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये पेंशन जो इनको मिल रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फैमिली का मतलब क्या होता है, आपका स्पाउस, जीवन साथी, चाइल्ड, बच्चे, एंड होली डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब सिबलिंग और पेरेंट्स अगर आपके ऊपर पूरे डिपेंडेंट है। अगर
डेथ हो जाता है तो जो असेसी को पेंशन मिलता है या उसकी फैमिली को उसके पीछे बेसिकली जो पेंशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. इन केस ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली दोज आर्म पर्सनल हु हैव इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड नॉट दोज हु रिटायर्ड. मतलब देखो, आर्मी में काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हादसा हो गया जिससे आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप क्या हो गए, इनवैलिडेट हो चुके हो बट रिटायर नहीं हुए हो, तो जो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. अभी आप मॉड्यूल अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लिस्ट दी हुई है अलग अलग तरीके से जिसमें एग्जेम्पशन लिखे हुए हैं, उसको मैंने एक कंसोलिडेट कर दिया है. अगर आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट या विड्रॉवल के ऊपर, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. सुकन्या समृद्धि स्कीम डिडक्शन में पढ़ेंगे, एटीसी में डिडक्शन मिलता है. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो गर्ल चाइल्ड के लिए लेके आई थी, करेक्ट है, उनके डेवलपमेंट के लिए. अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. फर्क नहीं पड़ता कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या सोर्स है. मतलब आपको पढ़ने के लिए कहीं से पैसा मिला है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रही है. अगर आपको अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से नेचर का, या तो लिटरेचर या साइंस या आर्ट के रिलेटेड, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, मैंने आपको क्लास में बताया था, तो वो उसके ऊपर जो भी विक्टिम को पेमेंट मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर पहले से डिडक्शन ले लिया है कहीं और तो नहीं मिलेगा. अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, ये समझो, एक ये है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, सर्विस दे रही है एनटीआरओ को, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है. पेमेंट का नेचर क्या है, या तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है या रॉयल्टी है. तो ये जो पेमेंट इसको मिलेगा ये इसके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. फिर बात करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कंपेंसेशन देता है, कौन सा कंपेंसेशन देता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर देता है किसको, किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल हियर को, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर ऑलरेडी डिडक्शन मिला है तो वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा. अगर आपको इनकम मिला है म्यूचुअल फंड से, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो वो एग्जेम्प्ट होगा. एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल ऑन इट्स ट्रांसफर, ओनली इनकम. मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसकी ही बात हो रही है. एक सेकेंड, ये वाला कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो या इसको कट मत करो, मैं थोड़े टाइम में बता. ये जो 7 पॉइंट है इसको एक बार होल्ड पे रखो, मैं इसके बारे में आपको क्या अलग से एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो इसको एक बार साइड रखो. नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10.6. देखो 10.6 में 4 पॉइंट आपके मटेरियल में दिए हुए हैं, बेसिकली सीए, सीएस, सीए में तीनों में. 10.6 में पहला ही कंडीशन है कि पर्सन क्या होना चाहिए, नॉन सिटीजन होना चाहिए, मतलब फॉरेनर होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए. पहला ही कंडीशन क्या है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए. ये चारों पॉइंट में सबसे पहले देखो, अगर आपको पता होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, जैसे फ्रांस का हो गया, फिर यूएसए का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, चाइना का हो गया, रहते हैं. वैसे ही उनकी कंट्री में इंडिया के डिप्लोमेट रहते हैं, करेक्ट है. अगर वो फॉरेनर बंदा इंडिया में रहता है तो इंडिया का रेजिडेंट तो है पर वो सिटीजन इंडिया का नहीं है. उसको सैलरी मिलता है, वो पूरा जिंदगी भर इधर ही पड़ा है, तो वो रेजिडेंट भी बन जाता है. तो क्या हम टैक्स लेंगे या नहीं लेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपका टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे पर प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. पहला, वो जो एम्बेसी में है, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट और मेंबर वगैरह जो भी है, उसका सैलरी क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सर्विसेज के ऊपर जो भी उसको पेमेंट रेम्यूनरेशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. कंडीशन पहला ये है कि जो अगर फ्रांस का बंदा यहाँ पे बैठा है उसका हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड जो हमारा बंदा फ्रांस में बैठा है उसका तुम एग्जेम्प्ट करोगे. रेम्यूनरेशन ऑफ आवर स्टाफ शुड बी एग्जेम्प्ट इन करेस्पॉन्डिंग फॉरेन कंट्री. और दूसरा, जो वो फॉरेनर यहाँ पे बैठा है उसको यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है या कोई और दूसरी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना है. हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, अदर सोर्स का इनकम, कैपिटल गेन का चलेगा, पर कौन सा नहीं चलेगा, बिजनेस का नहीं चलेगा और दूसरा सैलरी नहीं चलेगा. समझो गूगल है, सेकेंड पॉइंट, गूगल का एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई, इंडिया में आके काम करता है, तो उसका सैलरी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे प्रोवाइडेड वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में क्या नहीं है, बिजनेस या ट्रेड नहीं है. दूसरा, वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है एम्प्लॉय यहाँ पे, और जो रेम्यूनरेशन है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट नहीं करता है इंडियन इनकम में. मतलब इंडिया में जो उसका पीएनएल वगैरह जो भी अगर बनता है तो यहाँ पे वो रेम्यूनरेशन पीएनएल के डेबिट में नहीं डालता है. थर्ड पॉइंट, अगर कोई फॉरेन शिप में क्या है एम्प्लॉय है और वो फॉरेन शिप इंडिया में आ गया तो उसका इनकम हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है. और चौथा, अगर कोई गवर्नमेंट का
फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो इंडिया में कोई स्पेसिफाइड ट्रेनिंग करने आते हैं, ट्रेनिंग इन ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस ओन बाय, मतलब गवर्नमेंट के साथ वो कोई ट्रेनिंग करने आते हैं, जैसे कोई फॉरेन का नेवी है और इंडिया का नेवी है, दोनों एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, या फॉरेन का कोई स्टील का कंपनी है इंडिया में आके ट्रेनिंग करने आते हैं, ऐसे तरीके से। और जो इंडिया में उनके एम्प्लॉय आएंगे उनको रेम्यूनरेशन वगैरह मिलेगा, तो वो हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। पर प्रोवाइडेड कैसे होना चाहिए, वो ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा है वो किसका होना चाहिए, वो ओन होना चाहिए बाय गवर्नमेंट, या को ओन होना चाहिए बाय गवर्नमेंट, या सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होना चाहिए, या फिर ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो फिनांस है बाय गवर्नमेंट। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देख लिया, हमने 4 पॉइंट देखे हैं। ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करने हैं, ध्यान से करने हैं। ऊपर एक पॉइंट है म्यूचुअल फंड वाला, पहले कैसे टैक्सेबिलिटी होता था। पहले देखो बेसिकली म्यूचुअल फंड का टैक्सेबिलिटी कैसे होता था, इंटर लेवल पे तो है ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे डिविडेंड का होता था ना, म्यूचुअल फंड कंपनी जब रिटर्न देती थी तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी, पहले ऐसे होता था। फिर ये सब झंझट मारी हटा दी, जो रिसिपिएंट होगा वही क्या करेगा, टैक्स भरेगा। तो ये पॉइंट अभी क्या मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, कंफर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे अपने क्या हो गए हैं, अदर एग्जाम्पशन जो सेक्शन 10 में है वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी सेक्शन वाइज रिवीजन की बात करें तो सेक्शन 1 क्या था, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। ये कोई इतना महान सेक्शन नहीं है। 2 डेफिनेशन था, 3 क्या था, प्रीवियस ईयर, 4 क्या था, चार्जिंग सेक्शन जो कि बहुत काम का है, 5 टोटल इनकम का स्कोप, 6 क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस, 7 क्या था, 7 था इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, 8 इंटरिम डिविडेंड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, 9 और 10 क्या है, 9 है आपका इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज, 10 अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, एग्जेम्प्ट कौन कौन सी इनकम होती है बेसिकली वो बात की है। सिर्फ सेक्शन 10 याद करो, 10(1) एग्रीकल्चर वाला याद कर लेना, पार्टनरशिप फॉर्म वाला याद कर लेना, सब याद करने की क्या ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रटने मत बैठना, कंसेप्ट समझो, आगे बढ़ो। करेक्ट है। पर ये चैप्टर छोड़ने की गलती कुछ भी छोड़ने की मत करना, क्योंकि इनकम टैक्स या जीएसटी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब चैप्टर का मिक्स मर्ज करके बनते हैं। नहीं मानना है तो पिछले टाइम का पेपर देख लो, ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम मैं बोलता हूँ ये चीज़। सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA जो कि लास्ट पार्ट है, 10 मिनट में आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा रिवीजन। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट एकदम स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डिडक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा, एलिजिबल एसएससी को मिलेगा। तो एलिजिबल एसएससी का मतलब क्या है, न्यूली एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन SEZ। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, न्यू करते हो, इंडस्ट्री न्यू एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्रिएट करते हो, तो ऑल एसएससी को क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। अगर क्या काम करते हो, या तो आप एक्सपोर्ट करते हो सर्टेन आर्टिकल और थिंग और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ सर्विस वगैरह देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये लाइन इतना कोई काम का नहीं था। काम का क्या है, ये सेकेंड पॉइंट आने से पहले मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। ये काम का है बहुत। आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा, एक बार मैं ब्लैंक पेज पे आके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको सेक्शन 10AA में एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, करेक्ट है। तो एग्जम्पशन लेने के लिए सबसे पहले 3 फेज में क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब ये 1 to 5, ये 6 to 10, और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 11 से 15। ये 3 फेज में आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर में आपको कैसे डिडक्शन मिलेगा, समझने की बात है। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट 5 ईयर में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। उसके नेक्स्ट 5 ईयर में या तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और
अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेशल रिजर्व विच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिलेगा। तो सर ये सब तो समझा, सबसे पहले ये बताओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसका मिलेगा, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलेगा। तो सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है। करेक्ट है, ये पेज खत्म हो गया है, एक सेकंड। ठीक है, तो सर मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट में नॉर्मल वर्ड क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो क्या होता है, ये होता है पीएनएल में, ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये आपका क्या है, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट को एक्सपोर्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करें, तो नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर, डिवाइड करो टोटल टर्नओवर। तो ये क्या आ गया, आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है, मतलब जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो पर 6 महीने के अंदर आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में वो क्या आ जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए। तो हाउ डिडक्शन विल बी अलाउड, तो ये 3 फेज में अलाउड होगा। फेज 1 में फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% मिलेगा, और उसके नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेशल रिजर्व विच एवर इज लोअर। नीचे कुछ टर्म्स के मतलब दिए हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा आपने एक्सपोर्ट किया है जिसके रिगार्डिंग 6 महीने के अंदर अंदर पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में आ चुका है, या जो टाइम गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने परमिट किया है उतने टाइम में आ चुका है। एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का मतलब क्या होता है, वो जो मैंने बोला था ना, या तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट या ये रिजर्व में पैसा डाला। तो ये रिजर्व का मतलब क्या होता है वो लिखा हुआ है, मतलब सेल प्रोसीड आपको डिपॉजिट करना है ये अकाउंट में, तो ये मान लिया जाएगा कि क्या हो चुका है, पैसा डिपॉजिट हो चुका है। और अगर ये पैसा आपने 3 साल के अंदर आपको किसके लिए यूज़ करना है, प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने के लिए यूज़ करना है, अगर नहीं करोगे तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। टोटल टर्नओवर में क्या आएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आएगा, डोमेस्टिक टर्नओवर भी आएगा, और ऐसा टर्नओवर भी आएगा एक्सपोर्ट का जो कि इंडिया में नहीं आया है। क्लैरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग इंक्लूजन इन एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर। तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में ये चीज़ें नहीं आएगी, फिट एक्सपेंस नहीं आएगा, फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं आएगा। कस्टम्स में हम ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब समझते हैं, मतलब जितना हमने क्या किया है, ड्यूटी पे किया है, वो ड्रॉबैक रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कोई कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट देती है तो वो टोटल टर्नओवर में या एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। और अगर आप इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को बेच के कुछ प्रॉफिट कमाते हो तो वो भी नहीं आएगा। कुछ टैक्स बेनिफिट्स के रिलेटेड क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है, क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है, पहला, अगर ये 50% 100% आपको एक्सपेंस का अलाउंस मिल रहा है, सेल्स का अलाउंस प्रॉफिट का मिल रहा है, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये मान लिया जाएगा डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो डब्ल्यूडीवी से वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा। एटीआईए से लेके और एटीआईए और एटीआईबी के डिडक्शन नहीं मिलेंगे इन रिलेशन टू प्रॉफिट एंड गेंस। ये क्या बोला है, ये बड़ा ही सिंपल सी चीज़ बोली है कि अगर आप यहाँ पे 100% 50% ले रहे हो तो कुछ रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन जैसे एटीआईए और एटीआईबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सेक्शन 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 एडी क्या होता है, वो 14 बिजनेस, अगर आप सेल क्या करते हो, एलिजिबल यूनिट से करते हो टू अदर यूनिट, मतलब समझो एलिजिबल यूनिट का मतलब क्या है, वो एसईजेड का यूनिट है, यहाँ से आप सेल कर रहे हो नॉर्मल यूनिट में, या नॉर्मल यूनिट से वाइस वर्सा, मतलब अगर नॉर्मल यूनिट से क्या कर रहे हो, एसईजेड में सेल्स कर रहे हो। और एनी कंसिडरेशन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज नॉट करस्पॉन्डिंग टू मार्केट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे दिखा दिया मैंने 100 लाख का सेल किया है पर मार्केट वैल्यू उसका 20 लाख भी नहीं है, तो वो जो उसका प्रॉफिट है वो कंप्यूट होगा बाय टेकिंग मार्केट वैल्यू। और अगर मार्केट मतलब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, मार्केट वैल्यू पे उसको कंप्यूट करके टैक्स लगाएगा। और अगर मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है तो असेसिंग ऑफिसर जैसे उसको सही लगता है वैसे वो वैल्यू निकालेगा। अगर समझो ना, ये एसईजेड में 15 साल का डिडक्शन मिलता है, 3 साल के बाद क्या हो गया, कंपनी का या मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया या अमालगमेशन वगैरह हो गया, तो अभी जो नई कंपनी रहेगी उसको बचे हुए सालों में क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा।
इज़ इट क्लियर? अभी बस ये सेक्शन में एक पॉइंट ऊपर बचा हुआ है, वो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। एसेंशियल कंडीशन क्या है? कंडीशन पहला पॉइंट कोई काम का नहीं है, आपका ऑपरेशन 2006 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर बात करते हैं एसएससी को क्या फर्निश करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म फर्निश करना है, रिटर्न फर्निश करना है और सीए का रिपोर्ट फर्निश करना है। करेक्ट है। प्लांट एंड मशीन जो है वो आपका न्यू होना चाहिए, पर उसका एक्सेप्शन क्या है? इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चलेगा, 20% सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चलेगा। देखो वही ये वाला कंडीशन है जो आपका सेक्शन 35 AD में कंडीशन है प्लस सेक्शन 80 IAC में कंडीशन है, वही सब सेम कंडीशन है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए, सेकेंड हैंड मशीनरी चल जाएगा पर 20% चलेगा, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा, बिजनेस नया होना चाहिए, स्प्लिट अप, रिकंस्ट्रक्शन, रिवाइवल नहीं होना चाहिए। अगर असेट आपका पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है तो 3 साल में आप अगर रिकंस्ट्रक्ट कर देते हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही फटाफट तरीके से आपको क्या करा दिया है, पूरा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया रहेगा। ये लेक्चर को, ये चैप्टर अगर आपको टफ लगता है तो 4 से 5 बार इसको क्या करो, लेक्चर को सुन लो, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, सब चीज़ें हो जाएगी। पर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि ये आपको भी काम आ सकता है। एक चैप्टर 3 में छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी क्या करता हूँ मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, तो ध्यान से समझिए क्या कंसेप्ट है, बात करते हैं। देखो कोई भी ऐसा इनकम है जो कि समझो एग्जेम्प्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सुकन्या समृद्धि स्कीम है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या वो एग्जेम्प्ट इनकम के सामने कोई खर्चा किया है उसका पीएनएल के डेबिट में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, तो ये क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है क्या करना, डिटरमाइन करना कितना एक्सपेंस है और कि क्या अलाउंस वगैरह होगा, वो सब देखेगा। असेसिंग ऑफिसर कब सेक्शन 14A में अपना पावर यूज़ करेगा और निकालेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है विथ करेक्टनेस ऑफ क्लेम ऑफ असेसी ने जो पीएनएल के डेबिट में जितने अमाउंट डाले हैं, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो सही नहीं डाले हैं, या असेसी क्लेम्स दैट नो एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड बाय हिम इन रिलेशन, या असेसी बोलता है कि जितने भी पूरे खर्चे हैं वो कोई भी उसके रिलेशन में नहीं है। यहाँ पे वापस वही चीज़ लिखी है। तो इन रिलेशन टू exempt income for such previous year, assessing officer shall determine the amount of expenditure in relation to such income in a manner provided here under। expenditure वो कितना, जो आपने टोटल खर्चा निकाला उसमें से वो कितना एक्सपेंस दे सकता है, ले सकता है, उसकी बात हो रही है। तो एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम शाल बी एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन दोनों का टोटल, ये 1 पार्ट और सेकेंड पार्ट का टोटल आपका क्या माना जा सकता है, सेक्शन 14A के हिसाब से खर्चा माना जा सकता है। पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम जिसके रिलेटेड जो खर्चा है उसको ले लो। दूसरा क्या ले लो, एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सर कुछ नहीं समझा, मुझे भी पता है, अगर ये पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो उसका यहाँ पे देखो लॉजिक बताया है, समझो ये इनकम है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिससे क्या होता है आपको मिलता है इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है। तो अभी कैसे निकालना है उसका 1% वो समझो। सबसे पहले मंथली एवरेज ले लो, मंथली एवरेज मतलब अप्रैल है तो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस उसमें कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, मंथली एवरेज आ जाएगा। हर महीने का क्या करो, मंथली एवरेज ले लो, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मंथली एवरेज आ गया। मंथली एवरेज का टोटल करो, ये जितने भी अप्रैल मई जून जुलाई का टोटल करो, उसका एनुअल एवरेज निकालो। एनुअल एवरेज मतलब ये टोटल डिवाइड बाय 12 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1% कर दो, ये वाला खर्चा ले लो। ये फालतू सा कंसेप्ट है, मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चांस तो कम है, फिर भी कभी कभार इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी हिल सटक गई तो पूछ सकते हैं बेसिकली, तो करना अपना फर्ज है सिंस मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो कहाँ गया वो कंसेप्ट, नीचे चला गया।
तो कैसे निकाला, देखो सिंपल 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 है। सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू 1%, 1% किसका, एनुअल एवरेज का। किसका एनुअल एवरेज लेना है, मंथली एवरेज का। किसका मंथली एवरेज, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या सुकन्या समृद्धि का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी है, उसका ओपनिंग बैलेंस मंथली, क्लोजिंग बैलेंस मंथली ले लो, उसका एवरेज ले लो। फिर जितने भी मंथ का जो भी एवरेज अमाउंट आया है उसका टोटल कर दो, कर दिया, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो तो एनुअल एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1% कर दो तो आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। However, the amount referred to in clause 1 and clause 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो अमाउंट है वो shall not exceed the total expenditure claimed by assessee। एक्सपेंडिचर जिस पीएनएल के डेबिट में जितना एसएससी ने लिया है उससे ज्यादा ये खर्चा नहीं होना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्लैरिफिकेशन क्या, वही ऊपर घिसा पिटा लाइन लिखी हुई है कि पहले एसएससी लोग क्या करते थे, ऐसा काम करते थे कि इनकम को एग्जम्प्ट करा लेते थे, उसके लिए रिलेटेड खर्चा पीएनएल के डेबिट में डालते थे, तो सीबीडीटी को लगा कि ये गलत है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, ये सेक्शन 14A लाया है। तो इसमें ये समझने जितना और याद करने जितना यही है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से लेके यहां तक, बस ये वाला पॉइंट, ये बस एक बार समझ के रखो। क्वेश्चंस वगैरह ना इंस्टीट्यूट ने कभी दिए हैं इसके ऊपर, ना मॉड्यूल में है, ना कहीं मैंने तो नहीं देखे। मैं फिर ट्राई करूंगा, कहीं मिलता है तो मैं यूट्यूब पे कहीं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर 3 अभी पूरा कंप्लीट होता है। ये एक एडिशनल पार्ट मैंने डाल दिया सिंस मॉड्यूल में था, लास्ट टाइम भी मैराथन में डाला हुआ था, वो हमेशा होता है, तो ये मैंने एडिशन डाल दिया है। ये वाला पार्ट जो हाईलाइट, डार्क हाईलाइट किया है ना, ये अच्छे से आपको एक बार क्या करना है, दिमाग में रख लेना है, और ये एग्जाम्पल का क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरी बुक में किधर लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।